2.2 मिलीमीटर मात्र के इंसिजन से हम लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं। इसीलिए हमें बड़ा चीरा नहीं बनाना पड़ता। The information shared in this video is curated from available open sources and contains my personal interpretations. This should not be confused with scientific advice or a doctor's clinical advice. अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जाकर ज़रूर देख लें, जिसमें हमने बताया है कि फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी क्या होती है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप उसे आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं हमारे ऑपरेशन थिएटर में और यहाँ हम फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी कैसे होती है ये देखेंगे और फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी को परफॉर्म करेंगे। तो फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी सबसे पहली बात तो मशीन से ही करी जाती है और ये मशीन की पावर होती है अल्ट्रासोनिक एनर्जी देने की। मेरे पीछे ये 3 अलग अलग मशीन्स हैं जो कि अपने आप में सबसे बेहतरीन मशीन्स मानी जाती हैं फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी के लिए। तो ये ऐसे छोटी सी मशीन होती है जो कि बेसिकली फेको इमल्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करी जाएंगी और ये एक बड़ा लंबा सा मशीन है। ये भी फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये रोबोट नहीं है, इनमें से कोई भी मशीन रोबोट नहीं है। ये मशीन लेजर की मशीन भी नहीं है। ये मशीन्स फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी करने की मशीन्स हैं। फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी करने के लिए भी हम पेशेंट की आंख में कुछ नंबिंग ड्रॉप्स डालते हैं, सुन्न करने की दवाई डालते हैं या कभी कभी इंजेक्शन लगा के भी सुन्न करते हैं। डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ केस सुन्न करने का कौन सा प्रोसेस यूज करना है, बूंदे डाल के सुन्न करना है या इंजेक्शन लगा के सुन्न करना है, ये पेशेंट को पहले ही हम बताते हैं। रूटीन कैटरैक्ट्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल जो सफेद मोतिया होता है उम्र के साथ होने वाला, उसमें हम 99.9% पेशेंट्स को ड्रॉप्स डाल के ही सुन्न करते हैं। तो इंजेक्शन का कोई इस्तेमाल फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी में नहीं होता। इसके बाद हम पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं जहां पर हम एक ब्लेड का इस्तेमाल करके छोटा सा कट लगाते हैं जो कि 2.2 मिलीमीटर्स का होता है। इसको हम माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी भी बोलते हैं। माइक्रो इंसिजन का मतलब 2.2 mm का इंसिजन। इस इंसिजन को ब्लेड से बनाने के बाद हम जो गोल आकार कट हमने रोबोटिक सर्जरी में देखा था उसको अपने हाथ से करते हैं। अपने हाथ से करने के लिए हमें काफी स्किल की जरूरत होती है। हमें उसकी गोलाई, उसका सेंट्रेशन यानी वो सही सेंटर पे हो, सही आकार की हो और सही साइज की हो, तीनों चीजों का ध्यान अपने हाथ से ही रखना होता है। जाहिर सी बात है कि रोबोट इस काम को हमेशा इक्वल सटीकता से कर सकता है, यानी 100% एक्यूरेसी और 100% रिपीटेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ह्यूमन हैंड यानी इंसान का हाथ एक लिमिट है जहां तक वो रिप्रोड्यूसेबल या रिपीटेबल है, यानी कि हमेशा कुछ परसेंटेज का फर्क रहता है एक आंख से दूसरी आंख के बीच में इस गोल रेक्सिस को बनाने में। नेक्स्ट स्टेप जो होता है लेंस को तोड़ने का काम। लेंस को यहां पर हम इस मशीन से जो फेको प्रोब कनेक्टेड है, यानी कि एक हमारी एक ट्यूबिंग होती है, एक हाथ में हमारे एक डिवाइस होता है जिसको हम प्रोब बोलते हैं, जिसके अंदर अल्ट्रासोनिक एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है इस मशीन के द्वारा। तो वो इस मशीन से कनेक्टेड होती है और उसको हम कंट्रोल करते हैं और उसके अंदर जो एनर्जी है उस अल्ट्रासोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करके हम मोतियाबिंद को घोल देते हैं। अपने हाथ से उसे तोड़ते हैं और उसके बाद उसे निकाल लेते हैं, उसको घोलकर। इसीलिए हमें बड़ा चीरा नहीं बनाना पड़ता और 2.2 मिलीमीटर मात्र के इंसिजन से हम लेंस को इम्प्लांट कर देते हैं और बिना टांके के सर्जरी को खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमने देखा फर्क
रोबोटिक सर्जरी की मशीन या रोबोट, लेजर मशीन वर्सेस फेको मशीन के बीच का फर्क। अब इन ऑपरेशन में अब जब हम सर्जरी कराने जा रहे हैं, हमें कैसे पता चले कि हम रोबोटिक सर्जरी करा रहे हैं या फेको सर्जरी हो रही है? तो इसके बीच का फर्क पता करने का सबसे पहला जो तरीका है, मैंने आपको मशीन्स का बताया। देखिए, फेको इमल्सिफिकेशन की मशीन छोटी सी होती है और या जैसा मैंने लंबा स्टैंड सा दिखाया आपको, लंबी सी सिलिंड्रिकल ऐसी मशीन होती है, जबकि रोबोट जो होता है वो थोड़ा बड़ी मशीन होती है और रोबोट का एक पार्ट आके आंख को टच करता है, जिसके बाद लाइट्स कंप्लीटली बंद हो जाती हैं। करीब 1 मिनट के लिए लाइट्स बंद रहती हैं। फेको इमल्सिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सर्जरी के दौरान फेको इमल्सिफिकेशन की सर्जरी में हमेशा लाइट्स दिखती रहती हैं। दूसरी बात, रोबोटिक सर्जरी करने के बाद एक पेशेंट इंटरफेस जो डिस्पोजेबल पार्ट होता है वो यूज एंड थ्रो होता है, यानी कि वो यूज का बचता नहीं है, एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आपकी रोबोटिक सर्जरी हुई है तो हम आपको एक पेशेंट इंटरफेस भी दे देते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि ये इंटरफेस से आपकी सर्जरी करी गई है और ये रोबोटिक सर्जरी हो जाने का एक तरह का प्रूफ है। लास्टली, अगर आपको बिल्कुल भी श्योरिटी चाहिए कि 1% भी कोई कमी ना रहे इस बात में कि आपकी रोबोटिक सर्जरी हुई है, आप अपने डॉक्टर से उसकी रिपोर्ट भी मांग सकते हैं। हर मशीन के अंदर सर्जरी कंप्लीट हो जाने के बाद लेजर डिलीवरी की एक फाइनल रिपोर्ट आती है, जिसके अंदर ये सब लिखा होता है कि कौन से सीरियल नंबर की, कौन से पेशेंट की, किस टाइम पे सर्जरी करी गई, वो कंप्लीट हुई नहीं हुई, ये सब पता चल जाता है। तो आप वो भी ले सकते हैं। फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी में ऐसा कुछ भी पता नहीं चलता है। देखिए, कुछ लोग आम भाषा में रोबोटिक सर्जरी को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी से। रोबोटिक सर्जरी ही एक्चुअली में लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी होती है। फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी में लेजर का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आम भाषा में बड़े चीरे के ऑपरेशन से अलग बताने के लिए कई सारे डॉक्टर्स भी और पेशेंट्स भी, काउंसलर्स भी अपने पेशेंट को हिंदी में समझाने के लिए ये कह देते हैं कि हाँ जी, लेजर से ऑपरेशन होगा। इसका तात्पर्य कई बार ये होता है कि हम बिना टांके का ऑपरेशन करने वाले हैं, लेकिन उस ऑपरेशन को फेको इमल्सिफिकेशन से किया जा रहा होता है। रोबोटिक सर्जरी करने वाले बहुत ही चुनिंदा सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव सर्जरी है, एक्सपेंसिव मशीन्स हैं और इसके कंज्यूमेबल्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये एक तरह की प्रीमियम सर्जरी कहलाती है। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रूप नेत्रालय एकमात्र सेंटर है जहां दिसंबर 2011 सन 2011 से रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी रेगुलरली करी जा रही है। इनफैक्ट पूरे इंडिया के टॉप शुरू के जो पायनियरिंग सेंटर्स हैं रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी में, उनमें से एक सेंटर है ये सेंटर जहां मैं काम करता हूं, जिसका नाम है एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये बिल्कुल भी बिना ब्लेड का इस्तेमाल करे होती है। अब मैं आपको ब्रीफली 1 मिनट में बताऊंगा क्या फर्क है एक पेशेंट के लिए रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी कराएं या फेको सर्जरी कराएं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। अगर मैं एक डॉक्यूमेंट, एक चिट्ठी मुझे लिखनी है और मैं उसे अपने हाथ से लिखूं और मुझे उसे 10 बार लिखना है, तो मैं 10 बार लिखूंगा, मेरे हाथ से लिखूंगा, हर बार वो चिट्ठी आप पढ़ पाएंगे, लेकिन मेरी हैंडराइटिंग में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा। जो मेरे हाथ की सफाई है वो हर चिट्ठी को लिखते लिखते धीरे धीरे मेरा हाथ थकने लगेगा, वो बदलती जाएगी। जबकि अगर मैं यही लेटर को टाइप करके प्रिंट करूं तो वो एग्जैक्ट सेम लेटर हर बार निकलेगा, हर बार वो उतना ही अच्छे से, उतना ही नीट एंड क्लीन होगा और उतने ही आराम से पढ़ा जा सकेगा।
यानी कि एक रोबोट से या एक कंप्यूटर से अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसकी रिपीटेबिलिटी, उसको बार बार एक जैसा कर पाने की कैपेबिलिटी ह्यूमंस में नहीं होती। भले ही मैं कितना भी अच्छा सर्जन कहूं अपने आप को, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक रोबोट जितने इक्वल सर्जरी को रिपीटेबली परफॉर्म कर सकता हूं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो रिपीटेबिलिटी है। सेकंड एस्पेक्ट आता है एक्यूरेसी, प्रिसीजन का। देखिए, जैसा मैंने बताया कि रोबोट से जो लेजर किरणों का इस्तेमाल करके स्टेप्स किए जाते हैं सर्जरी के, वो सारे क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं जो कि लेजर से एग्जैक्ट साइज के, एग्जैक्ट शेप के, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। जब हम एक इंसिजन को अपने ब्लेड से, हाथ से पकड़ के ब्लेड को लगाते हैं, तो उस इंसिजन का एग्जैक्ट साइज आएगा या नहीं आएगा, ये हम सिर्फ अंदाजे से कर रहे हैं। यानी कि हम हमेशा 100% का एम करेंगे, पर कभी हम 90% रह सकते हैं, कभी हम 75% रह सकते हैं। हर बार हम 100% एक्यूरेट होंगे, ऐसा होना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, पर मशीन के लिए है। तो एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी, इन चीजों से अल्टीमेट विजन में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अल्टीमेटली जो लेंस की फाइनल पोजीशन है वो डिसाइड करती है कि लंबे समय में हीलिंग हो जाने के बाद, कई सालों बाद, लेंस की फाइनल पोजीशन जैसी आज है वैसी ही रहेगी या नहीं। तो अल्टीमेट आउटकम जो होता है लॉन्ग टर्म में, उसमें फर्क पड़ता है लेंस की फाइनल पोजीशन का, और फाइनल पोजीशन में फर्क पड़ता है इन सारे स्टेप्स के एक्यूरेट होने का। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो विजन की क्वालिटी है या लेंस की परफॉर्मेंस की, ऑप्टिक्स की कैपेबिलिटी है, उसको अगर हमें भरपूर इस्तेमाल करना है तो लेंस वेल सेंटर्ड होना चाहिए, और वेल सेंटर्ड होने के लिए ये सारे स्टेप्स बिल्कुल एक्यूरेटली होने चाहिए। तो अल्टीमेटली पेशेंट की क्वालिटी ऑफ विजन में फर्क पड़ता है एक्यूरेसी वर्सेस लेस एक्यूरेसी का, 100% रिपीटेबिलिटी वर्सेस लेस रिपीटेबिलिटी का। तो इस वजह से रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिसाइज कैटरेक्ट सर्जरी करने का तरीका है। आशा करता हूं कि आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स आप लोगों को कौन से एस्पेक्ट्स इस सर्जरी के बारे में और ज्यादा जानने हैं, हम नेक्स्ट वीडियो किन टॉपिक्स पे बनाएं। प्लीज हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर उसको टेक अप करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।